औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है और हम पीर के दिन ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है उन विक्टिम्स को जो कि गोल्ड प्लाजा के लोग हैं। और आज गालिबन अगर हम वैसे देखें, इतवार की रात आग लगी, हफ्ते की रात आग लगी, और इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, यानी आज 9वां दिन है। और ऐसे अगर देखें हफ्ते को डालें तो 10वां दिन है। और 10वें दिन की क्या सम अप है ये आज जानेंगे। और इसी के लिए हमने बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पर बुलवाया जावेद सिद्दीकी साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से। और इन्होंने बैठते साथ ये कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वोट दें या हमारी जमात को वोट दिया जाता, वो मैंडेट सामने है सबके, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि काम क्यों नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे जावेद भाई? ठीक है तबीयत आपकी? माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। उसी के साथ साथ डॉक्टर शब्बीर अहमद जो कि फाउंडर ऑफ PDQM है, इनसे कल जब मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा ज़ीशान भाई मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है। और फिर मुझे इन्होंने 1.5 से 2 घंटे बाद मैसेज किया कि ज़ीशान भाई मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हमने जहाँ बात करनी है गुल प्लाजा की, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आपके साथ मैं मौजूद हूँ। इस मोहब्बतों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान भाई। क्या कैसे मिजाज हैं आपके डॉक्टर शबीर? और इसी के साथ साथ डॉक्टर तारिक जो कि एक और जगह पर भी अब इन्होंने क्लिनिक शुरू कर दिया, वो मैं इनसे जानूंगा। और इनको भी जब भी हम बात करते हैं, जब भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, तो सुबह कहते हैं 10 बजे, उसके बाद मेरे पेशेंट वेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा, कोर ऑफ द टीम की मैं अगर बात करूँ तो रवीज़ खान इस पैनल पर मौजूद है, दिल भाई, बासित भाई और खुरम भाई और आसिफ भाई और इरफान भाई, ये तमाम लोग वो हैं जो कि ना हो तो ज़िंदगी में चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन दिस टीम वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग आते हैं, अपने टाइम में से वक्त देते हैं। जी जावेद भाई, मुझे ये बताइएगा कि हम अगर बात करते हैं, आग लग गई, बिल्डिंग गिर गई, सब कुछ हो गया, लाशें क्यों नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तकरीबन अगर हम 25 से 30 साल का सिंध का मुआवजा करें, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, अपने पाकिस्तानी लेवल पे करें, मुख्तलिफ डोमेस्टिक लेवल पे ये मुकाबला होता है, लेवल पे करें, तो जितनी मतलब आप देखें, स्ट्रीट क्राइम हो, आग लगने के वाक़यात हों, गटर में गिरने के वाक़यात हों, और हर साल अगर आप आदाद व शुमार निकालें तो सैकड़ों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन हादसे का शिकार होते हैं, अमवात का शिकार होते हैं। ऐसे ही है। और हर दफ़ा गवर्नमेंट के इसी तरह के बयान होते हैं कि अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। अच्छा, इसमें कुछ वो सियासतदान भी होते हैं जो हर दफ़ा इसी तरह अपनी तेज़ी दिखाते हैं, अपनी जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन उसके बाद वो सब ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वो सब एक उस पर चल रहे होते हैं, एक फ़लसफ़े पे कि जनाब लोगों को जज्बात को ठंडा करने के लिए जज्बाती बयानात देने, हम ये कर देंगे, और लोग इंतज़ार ही करते रहते हैं कि शायद अब कुछ हो जाए। लेकिन इससे पहले आग लगने के कई हादसा हुए, जिसमें कोऑपरेटिव मार्केट का एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था। फिर आपने देखा कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमारी गवर्नमेंट थी, उसमें हमने दुकानें बना के दी, सही है, ये क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट हो, अब जाहिर सी बात है सिंध में मुसलसल गुज़िश्ता 17 साल से, और अगर मुशर्रफ साहब का दौर निकाल दें तो 40 साल से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है। और अब तो मेयर भी उनके आ गए, अब किस तरह आए क्या हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन क्योंकि अब आ गए हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, अपनी जो चीज़ें। अब आप देखें शहर में इंक्रोचमेंट कितना बढ़ गया है, उसमें ट्रैफिक हादसा होते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि ये इतना बड़ा सानिया पहला नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा बल्दिया का एक वाक़या हुआ था, जिसमें तकरीबन 300 के लगभग अफराद शहीद हुए थे, मजदूर थे। लेकिन एक बात है उसका, जावेद भाई मैं एक बात बोलूंगा, एक मैसेज आपके लिए आया, मैं फिर भूल जाऊंगा मैसेज, क्योंकि मैसेज पेज रिकॉल होता है तो मैसेज जुड़ जाता है। अच्छा जी, फ़हीम अली खास खेली हैं और वो कहते हैं कि मैंने एक चीज़ पूछनी है, मेरा ताल्लुक तो नहीं PTI जमात से, लेकिन इतना ज़रूर बोलूंगा कि आपने ऐसा कौन सा बम मारा था कि के इलेक्ट्रिक भी प्रॉपरली हमें लाइट देती थी, शाज़ो नादिर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लोड शेडिंग हो जाए? कौन सा बम मारा था भाई PTI ने? देखिए, इसमें होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें होता है कि आपकी लीडरशिप जो है वो आवाम से कितनी मुखलिस है। अब आपने देखा था कि उस वक्त छोड़ें आप, अभी भी आप देख लें कि खान साहब गुज़िश्ता तकरीबन 3 साल होने गए हैं जेल में, लेकिन उनका खौफ अभी तक इदारों में जो अफसरान है, करप्ट अफसरान हैं, जो हुकूमतों में करप्ट सियासतदान हैं, उनमें अब तक उनका खौफ तारी है। और यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि खान साहब रिहा हों। और फिर जाहिर सी बात है 2024 का मैंडेट सबको पता है कि किसका था, तो ये वो खौफ था जो इदारों के अफसरान को भी था और पॉलिटिशियन को भी था।
और आपने देखा कि वो 3.5 साल का मवाजना जो जिसको ये कहते थे कि जी जनाब ये तो मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, महंगाई उरूज पे पहुंच गई, उसके बाद उन्हीं लोगों के अब जो 3.5-4 साल गुजरे, इसका आप मवाजना करें तो आवाम इस वक्त अंदर से जिस कर्ब का शिकार है, जिस मायूसी का शिकार है, आप देखें जिस तेज़ी से नौजवान यहाँ से मूव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई किसी भी मुल्क के नौजवान हो, जैसे हम अक्सर सियासी बयान आपने पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ यूथ जो है बहुत बड़ी तादाद में, हमारे यहाँ यूथ जो है वो बहुत बड़ी, लेकिन उस यूथ का फ़ायदा क्या है? क्योंकि वो तो बाहर जा रही है, वो तो दूसरे ममालिक में जाके अपना जो काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं, तो मुल्क को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? मुल्क को जब फ़ायदा होगा जब ये यूथ यहाँ पे अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन पीटीआई हुकूमत ने भी तो कहा था नौकरियां देंगे, नौकरियां तो आप लोगों ने भी नहीं दी। देखिए पीटीआई की हुकूमत का अगर आप मुआवजा करें तो उसमें मेरे ख्याल से 1 साल नॉर्मल गुजरा था और 2 साल जो थे वो कोरोना के गुजरे थे। जावेद भाई, एक चीज़ कोरोना में पूरी दुनिया की मईशत जो बंद थी, आपने देखा ट्रैवलिंग एक चीज़ आपकी एक्सेप्ट करूंगा जो कि आपकी हुकूमत में हो, फिर मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। लाइट सहूलत कार्ड या सेहत कार्ड जिसको हम कहते हैं, उसके बाद वो जो सबको फाइलर करने का काम किया वो भी आपकी हुकूमत ने किया, इस बारे में मजीद बात करूंगा। असल में मसला देखें जो अभी आपने कहा ना कि बम का, उसका ये बम नहीं, ये लीडरशिप होती है। अगर लीडरशिप अपनी कौम से, अपने मुल्क से मुखलिस हो तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो आवाम को माफियाज की, खास करके अब हमारे यहाँ अफराद तो है नहीं, अब तो माफियाज बन गई है ना, ये जो रिश्वत और लूट मार और ये भत्ता, ये सारी, और इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है अगर हुकूमत वक्त सरपरस्ती ना करे तो ये इतनी आसानी से लोगों को लूट मैं इस बारे में एक चीज बड़ी मुझे पीटीआई से बड़े एक गिला है, वो मैं जरूर करूंगा खान साहब से। हर प्रोग्राम में आप गिला कोई नहीं, एक गिला है जो कि अगर आप बेहतर करते तो मैं कहता हूँ कि बेस्ट हो जाएगी। जी डॉक्टर शबीर, मुझे ये बताइएगा कि हमने लास्ट वीक बात की थी और क्योंकि सर बिजी थे तो हम बात नहीं कर सके थे, और मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या अपनी आंखों से देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान भाई, मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में, नाजरीन ने भी ये बात सुनी थी, मैंने कहा था कि हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं कि ये वाक़या जो है इसके पस मंज़र क्या है, और इस पे थोड़ा सा जो है हम कोशिश करेंगे किसी हद तक। खैर इस पे एक 100% किसी नतीजे पे पहुंचना तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ शवाहिद ऐसे हैं या कुछ हालात ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि ये जो आग है ये लगी नहीं गई, लगाई गई है, बिल्कुल मैंने बाकायदा, और एक मंसूबाबंदी से लगाई गई है। और इसका तसलसल जो है, इसका जो तरीका वारदात था या जो आग के भड़कने का था, लगने का अंदाज था, वो था यकीनन उसी टाइप का जो कि बल्दिया वाली फैक्ट्री का था। अब एक और चीज़ आपको याद होगा कि जब निगरान सेटअप आया तो फील्ड मार्शल साहब तशरीफ़ लाए थे कराची में, उनकी 2 बैठक हुई थी ताजरों के साथ, जो उन्होंने यहाँ पर बैठ के उनको के जो खदशात थे उन पर बात की, सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से उनको कुछ यकीन दहानियाँ कराईं, जैसे भत्ता माफिया से बचाव है, दीगर मामलात हैं। तो अभी जहाँ तक एक अहम सवाल पैदा हो गया है वो ये है कि ताजर बरादरी जो है इस टाइम जो है उनकी नज़रें फील्ड मार्शल साहब की तरफ हैं, और ख़ुसूसन जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी तरफ नज़रें लगी हुई हैं ताजर बरादरी की कि जो कुछ होना था हो गया, लेकिन ये हुआ क्यों, और क्या इन फ्यूचर भी ताजर बरादरी को ऐसे नुकसानात उठाने पड़ेंगे या आवाम को, या इनकी रोकथाम होगी? नंबर 1। नंबर 2 आ जाता है कि गवर्नर साहब जब आग लगी तो वहाँ पहुँचे, गवर्नर साहब वहाँ पहुँच गए, बाकायदा वहाँ थे, वहाँ खड़े थे, वो वफाक के साथ उनका लिंक है, तो उन्होंने अपने जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सही, उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल, वहाँ सिर्फ खड़े होकर देखते रहे। उन्होंने वो यहाँ पर मिलिट्री कॉल कर सकते थे, मिलिट्री के पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, नेवी के पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, वो उनको कॉल कर सकते थे, उनके पास इख्तियारात हैं। डॉक्टर शबीर, आपने एक भाई हैं जो कि कतर में, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर शबीर प्रॉपर्ली मेरी लफ्जों की तर्जुमानी करें, क्योंकि इस हादसे में मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे थे और हमारी दुकान भी गुल प्लाजा में थी, मैंने अपने दोनों बेटे गंवा दिए। और यही चीज़ आप तर्जुमानी कर रहे हैं कि मेरी आंखों में इस वक्त आंसू हैं कि या तो डॉक्टर शबीर ने मेरी दुआ सुन ली, अल्लाह ताला की तरफ से इनको कोई ऐलाम हुआ है कि इन्होंने वही बातें की जो मैं चीख चीख कर कह रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अल्लाह तबारक व तआला इनके दुख सब्र को दे कम सबसे करे पहले तो और दोनों। इनको सब्र जमील अता फरमाए और इनके जो शहदा हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। देखें वही बात है ज़ीशान भाई के बाद में कर रहा था कि गवर्नर साहब ने अभी एक ताज़ा बयान दिया है कि सिंध हुकूमत को उन्होंने कहा कि आओ और हम मिल के जो है इस वाक़ये की इंक्वायरी करवाएं कि ये क्यों हुआ। तो भाई आप अब इंक्वायरी की बातें कर रहे हैं तो ऐसा वाक़या हुआ ही क्यों है? ऐसे वाक़यात एक तसलसल से हो रहे हैं। एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी सोशल मीडिया के ऊपर कि एक जगह कोई दुकान को आग लगी हुई थी तो फायर ब्रिगेड नहीं, की एक गाड़ी और आती है। इसी के अंदर एक चीज और मैंने जो पढ़ी है और जो सुनी है खबरों में कि अब रिपोर्ट ये शाया हुई है कि प्लास्टिक की दुकान में बच्चों ने आग लगाई है, जो बच्चे का खिलौने का दुकान होती है उसमें आग लगी। अच्छा, वहां पे आतिशबाजी का मादा तो कोई था नहीं, यानी आतिशबाजी का सामान तो बिकता नहीं था वहां पे, तो बच्चों ने प्लास्टिक के खिलौनों में कैसे आग लगा दी? देखें फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखें फर्ज करते हैं, ये बात कंफर्म नहीं मैं कहूंगा, फर्ज करते हैं कि ऐसा हुआ तो फिर वो एकदम उस दुकान से पूरे ग्राउंड में फिर सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर तक कैसे आग चली गई? उनका कहना है कि जैसे ही खिलौने ने आग पकड़ी, यानी प्लास्टिक ने आग पकड़ी, फौरन से के इलेक्ट्रिक की वायर में आग लगी और पूरी लपेट में ले लिया। अच्छा, के इलेक्ट्रिक की तो वो एक वहां पर जो वहां की इंतजामिया है उसकी एक इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा जी हमने खुद के इलेक्ट्रिक के वो जो है ना एक होता है सिस्टम के सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से फौरन लाइट बंद को क्लोज कर दिया तो हमने वो किया। सोशल मीडिया पे टिकटॉकर ने भी डाली। लेकिन अच्छा, मैं ये कह रहा हूं ज़ीशान भाई माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, एक और बात में कर रहा था कि एक और जगह एक शॉप में आग लगी हुई थी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। अब उनका जो वो पानी का सिस्टम था वो ही ऑन नहीं हो रहा, तो वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जोड़ा है उनसे जो कि प्रेशर आउट करते हैं पानी को। अब ये जो मामलात हैं ये क्यों हो रहे हैं और एक तसलसल से हो रहे हैं? देखिए बात ये हो रही है कि यहाँ पर ये जो आग लगी है इसका बेनिफिट किसको जा रहा है? एक अहम सवाल है कि इस टाइम कराची के अंदर देखिए फील्ड मार्शल साहब आए, वो आगे ताजिर बरादरी से मिल रहे हैं, उनकी नज़रों के अंदर कराची एक अहम सिटी है, बैकबोन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान हम कहेंगे कि चारों सूबों के लोग जो है ना वो यहाँ आके अपना रोजगार तलाश करते हैं, यहाँ रहते हैं और ये वाहिद बदनसीब सिटी है कि जो सब की कफालत भी करता है और जिसके अंदर लाशें भी उठाई जा रही हैं मुसलसल एक तसलसल से। उसके बाद फील्ड मार्शल साहब जब यहाँ आ रहे हैं, वो आके फील्ड मार्शल साहब यहाँ सबको जो है एक अपनी तरफ से सिक्योरिटी देकर गए हैं कि वो ताजिर बरादरी को कह के गए हैं कि आप अपना बिजनेस करें, आप पाकिस्तान का पहिया जो है वो कराची से चलता है, आप इसमें अपना रोल प्ले करें। सही। आज फील्ड मार्शल साहब से एक अहम सवाल बन रहा है। देखिए सर, मैं माजरत चाहता हूँ, शायद ये अल्फाज मेरे आप तक पहुँचेंगे, आप को बुरा ना लग जाए, मैं बहुत माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन आज ताजिर बरादरी जो है वो आपसे ये उनकी नज़रें आप पर हैं और आपके अंडर जो इदारे हैं आप उनके थ्रू बग़ैर किसी सियासी प्रेशर के आप इसका ये वेरिफिकेशन करवाएं। आज पीपल्स पार्टी क्या कह रही है इसको एक साइड पर रखें, आज एमक्यूएम क्या कह रही है इसको एक साइड पर रखें। ये सियासी बयान इतने करोड़ दे दिए, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, हम इसको बना देंगे, लेकिन इस गुल प्लाजा के जलने से किसको बेनिफिट हो रहा है? ताजिर बरादरी को तो लॉस हुआ ही हुआ, लेकिन जो कीमती जानें गई उसका कौन अजाला करेगा? और सेकंड, ऐसे तसलसल से जो मामलात कराची में होते आ रहे हैं ये ना हो, इसकी रोकथाम के लिए अब आपको पूरी कौम की नज़रें आप पर हैं, तो आप अपना रोल प्ले करें। आप अपने जो फेडरल के इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, उनके थ्रू जो है असल हकाइक जो है गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट के थ्रू जो है आवाम तक पहुंचवाएं। नहीं, आपका यही कहना है कि शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो? बिल्कुल 100%। अच्छा, मैं डॉक्टर तारिक आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि यू आर अ डॉक्टर, बट इस वक्त हम डॉक्टर नहीं है, ये भी डॉक्टर नहीं है, ये सियासतदान नहीं है, इस वक्त हम सारे जो बैठे हैं हम इंसानियत के नाते बैठे हैं, ऐसे ही है अगर मैं गलत तो नहीं? क्योंकि जावेद सदीकी भाई के लिए मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि जब भी आते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि वोट और ये गलत हुआ, लेकिन आज उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। आज वो एक पीटीआई का कारकुन नहीं बैठा, वो पाकिस्तान का कराची का बेटा बैठा है, ऐसे ही जावेद भाई? तो मुझे ये बताए मुल्कर कर,
तो मुझे ये बताएं कि साथ साथ डॉक्टर तारिक, हम जो लोगों का लॉस है उस पर तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो डेली वेजेस वाले हैं जिनके बच्चे चले गए, एक घराने के 2 ही बच्चे कमाते थे, बाप उनका पहले फौत हो गया, कौन पूरा करेगा? हाँ देखिए, बड़ी अच्छी बातें हमारे इस प्लेटफॉर्म से हो रही है और आवाम के लिए भी बहुत रहनुमाई हो रही है, और हमारे लीडरान से जो अरबाब इख्तियार है उन तक ये शायद बातें पहुंच जाए, उनके कान पर जूं रेंग जाए कि जो बातें हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कराची की बात हो रही है। कराची के अंदर देखें, अनगवर्नेबल है कराची। कराची के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, आप लोग सब इससे एग्री करेंगे। कराची के अंदर कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। किसी भी दुनिया के बड़े शहर में चले जाएं, कराची से छोटे शहरों वाले मुल्क के शहर में चले जाएं आप, वहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद होता है, और फायर फाइटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इनिशिएट करता है जब कभी फायर हो जाती है। कराची में सैकड़ों वाक़यात हो चुके हैं जिसमें आग लगती है और फायर ब्रिगेड अमूमन 1.5 से 2 घंटे में पहुँचती है। ये रूटीन है यहाँ का। आप कहीं कोशिश कर लें, किसी इलाके में आग लगी हो, कभी फायर फाइटर या फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंचता। अच्छा, टाइम पे पहुंचना नहीं, और उनके फिर एक्सक्यूजेस, हमारे पास पेट्रोल नहीं था, पानी नहीं था। देखिए, वो एक लेम एक्सक्यूज है। डॉक्टर साहब, आपके लिए बड़ा अच्छा सवाल आया, बीइंग अ डॉक्टर, वो आपसे पूछ रहे हैं कि अब एक मसला तो हो गया, आग लग गई, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, लोग नीचे दब गए, अब जब लाशें निकालने का मामला आ रहा है तो डीएनए में प्रॉब्लम आ रहा है कि डीएनए इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है। अच्छा, डीएनए मैच नहीं हो रहा, डीएनए ये नहीं कर रहा, डीएनए वो नहीं कर रहा। और एक वाकया मैं आपको बताऊंगा, रमीज खान इसके विक्टिम है कि जो घर है उसके बिल्कुल सब, खाला के हमारा एक घर है, उसके बिल्कुल साथ एक घर है जिनके दुकान में लोग जले, उन भाई की पूरी बॉडी और बच्चों की जल गई, उनकी सिर्फ ये जगह बची थी खोपड़ी के साथ, ठीक है। उनकी वालदा ने पहचाना बगैर डीएनए के ये मेरा बेटा है, और वो वही हुआ कि जब डीएनए हुआ तो कल उनका स्वयं हुआ है, यानी कब से उनकी बॉडीज वो। तो ये मुश्किलात क्यों आ रही है? लोगों के कुछ अज़ा यहाँ चले गए, फिर भी डीएनए प्रॉपर नहीं आ रहा। हाँ देखिए, उसकी वजह है कि डीएनए सैंपलिंग और डीएनए टेस्टिंग कराची में बहुत मुश्किल से हो रही है। उसके ऊपर लोड भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल में पंजाब में फोरेंसिक लेबोरेटरी है, वो ये करती है। ठीक है, कराची में क्यों नहीं है? कराची, अब यही तो गवर्नेंस का इशू आ जाता है ना कि कराची में गवर्नेंस, मैंने आपको कहा अनगवर्नेबल गवर्नेंस नाम की चीज़ ही मौजूद नजर नहीं आती। आप मेयर साहब को देखें, उनके शहर का एक बिल्डिंग में आग लगी, मेयर साहब वहाँ पहुंचे नहीं, सबसे पहले उनको आना चाहिए। केपी के जाएंगे कि हमारी या डीएनए करने, भाई हमने रिपोर्ट शाया करनी है। तो ये सारी चीजें कलेक्टिव गवर्नेंस के लैक्स आते हैं ना, इसके अंदर गवर्नेंस की मिस्टेक्स। अब हम अगर गवर्नमेंट को कुछ बोलेंगे, गलत सी बात है वो, लेकिन एक आम शहरी के तौर पे मेरा ये सवाल है, एक आम शहरी, मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, यहीं का बनता हूँ, पाकिस्तानी हूँ, तो मेरा ये सवाल बनता है कि क्यों ये सब कुछ होता है। इसमें सबसे बड़ा इशू गवर्नेंस का आता है कि मैंने शुरू में बताया कि अनगवर्नेबल है। अब इन चीज़ों को कोई कहेगा मुझे दे दे मैं सही कर दूंगा, दूसरा बोलेगा मुझे दे दे मैं सही, कोई नहीं कर सकता जब तक हम एक कलेक्टिव एफर्ट ना करेंगे। कराची को, एक मैंने किसी पॉलिटिशियन का बयान देख रहा था, हम लोग का नाम नहीं ले सकते, उन्होंने कहा कराची को सीधा सीधा वफाक के हवाले कर दें। बिल्कुल ऐसा ठीक है, ये बिल्कुल सही एक सिनेरियो, क्योंकि इस्लामाबाद आप देखें माशाल्लाह वफाक के अंडर में चल रहा है। कराची का क्या कसूर? कराची पहले कैपिटल था हमारा, अब इसको एज ए कैपिटल ट्रीट किया जाए। असल में मसला ये है कि अगर हम बात करते हैं मौजूदा दौर पे, तो मरियम नवाज साहिबा ने जो लाहौर को चेंज किया उस बारे में बात करेंगे, क्यों कराची क्यों नहीं चेंज होता और क्यों कराची नफरतों की भेंट चढ़ता है, इस बारे में मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जीशान है सर जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम जो कि यहाँ पर बात करें ऑफ द एयर डिफरेंट बातें, लेकिन ऑन एयर आने के बाद मुझे बड़ा, मैं तीनों के लिए बोलूँगा लव यू अलॉट, कि हम सिर्फ इस वक्त शहर कराची की बात करें। जावेद भाई मुझे ये बताएं कि जब तक कराची के अंदर हमेशा गटर में फिर 8 लोग और गिर गए, अच्छा उस दिन अगर आप पिछले वीक की, अगर उस दिन क्या कह रहा हूँ, पिछले वीक की अगर मैं आपको बात बताऊँ, औरंगी टाउन के अंदर एक बंदे ने मुजाहिमत की और उसका मोबाइल बच गया, उसको छानते हुए डकैत आए और घर के 3 बेटों को मार के चले गए। आप मुझे ये बताएं कि कब तक कराची भेंट चढ़ता रहेगा? देखिए मसला ये कि अभी हमारे भाई ने बताया कि गवर्नर साहब ने और उन्होंने कमेटी और तहकीकात, और ये देखें, ना तो गवर्नर साहब की पार्टी आज की है ना पीपल्स पार्टी आज की है, ये तकरीबन एक अरसे दराज से सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, सही है। और इस अरसे के दौरान चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे वो आग लगने के वाक़यात हों, उसमें कमी नहीं आई, बल्कि उसमें शिद्दत आई है। अब आप वही लोग तहकीकात करेंगे तो मुझे बताएं कि जिनके दौर में ये सब मजबूत, ये माफियाज हैं, समझ लें माफियाज, आप जो कहते हैं कि भत्ताखोर और ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स वगैरह, तो जब इनके दौर में ये सब चीज़ें मजबूत हुई हैं तो ये तहकीकात करेंगे, ये रिजल्ट देंगे आपको कि जनाब कौन मुजरिम है कौन। तो इसका मतलब ये कि जो बेचारे, जो हमारे खान साहब भी कहते थे कि जो जेलों में थे वो तो बहुत छोटे मुजरिम थे, और जब मैं असेंबली में आया तो वहाँ मैंने देखा बहुत बड़े, तो फिर छोटे मुजरिमों को रिहा कर दें ताकि वो भी हो सकता है कि वो कुछ चेंज लेके आ जाए। तो
तहकीकात हमेशा वो आदमी करता है जिसका अपना माजी साफ सुथरा हो, लेकिन जिनकी हुकूमतों में ये सब माफियाज ताकतवर हुई हैं वही लोग तहकीकात करके वही रिजल्ट दें। फिर अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि मीटिंगें हुई हैं, तो ये मीटिंग आज की बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये जो हमारे अभी चीफ साहब हैं इनसे भी बिजनेस कम्युनिटी रिक्वेस्ट करती रही है। इससे पहले जो चीफ साहब थे, क्योंकि कराची का आज जो हाल है वो आज का नहीं है, वो अरसे दराज से मजबूत होता चला जा रहा जावेद भाई, है। और आपके उधर लिए माफियाज सवाल आया जी। कि आपकी गवर्नमेंट मतलब जब हुकूमत थी आप लोगों की, काम हमने बहुत ज्यादा देखे वाकई में, जो कि इलेक्ट्रिक ऐसा तमाम चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगा जहां पर एक गिला बल्कि दो गिले मुझे भी हैं, उन्होंने कहा दो चीजें मुझे शेयर करनी है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात सहूलत और सेहत कार्ड जो आपने प्रोवाइड किया, जी, जी। उस पे 10 लाख रुपया हर बंदे की पॉकेट में होता था, जिसपे मेरे कजन का दिल का ऑपरेशन हुआ और उसको डॉक्टरों ने ऐसे गले लगाया कि जैसे डॉक्टर बैठे उनके लिए। ये बहुत अच्छा एक वाकई में, ये तो मैंने भी देखा था। जी, जी। उसके बाद आपने जो सबसे पहली चीज कि आपकी पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, अल्फाजों का इस्तेमाल ऐसा होता है कि अपनी माँ बहनों के साथ हम बैठकर बात नहीं करते, जिसको आम लफ्जों में कहते हैं कि इखलाक से गिरे हुए अल्फाज आपकी पार्टी में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। देखिए मसला ये है, ये बात तो वैसे मेरी भी है। मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि आपने देखा कि हमारा गवर्नमेंट का पहला था और कुछ लोग थे, और फिर आपने वो देख लिया कि वो लोग जहाँ से आए थे वहाँ वापस भी चले गए। मतलब ये है कि अगर आप देखें कि अच्छे वक्तों में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने देखा फिर वो लोग वापस जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। और अब आज की जो पीटीआई है उसमें अगर आप देखें जो लोग हैं वो सारे सिंसियर हैं, मुल्क से भी, कौम से भी। मुझसे उस वक्त भी सिंसियर सही हैं, ये है, गलत नहीं 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 कहूंगा। नहीं, वर्ड्स का जो देखिए इस्तेमाल देखिए है, मसला ये है गालियां देना कि किसी वो देखिए गालियां तो खैर नहीं दी, हाँ ये है कि बुरे को मैं बुरा आपको कहा दिखा सकता हूं, बोले है, तो। बुरे को बुरा जरूर कहा है, ये तो हम भी मानते हैं, और बुरे को बुरा कहना चाहिए गाली वाले words इसमें। use तो हुए हैं। अब वो कोई निजी महफिल में शायद आपका हुआ हो, निजी महफिल लेकिन में नहीं, बाकायदा बयान अच्छा मौजूद है। मेरे आप मेरे अगर KPP मेरी को नज़र उठा के से देखें। मेरी नज़र से वो नहीं गुजरी, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया देखता हूँ। तो लेकिन बहरहाल देखें मसला ये है कि अल्फाज अगर आपकी बात मान ली जाए तो सिर्फ कहने की हद तक था, लेकिन अमलन जो चीज़ ग्राउंड पे हो रही थी वो अभी आपने खुद बताया मैंने कि सेहत कार्ड था। अच्छा फिर सिंध में आपने देखा उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया, और जो वफाक के जो प्रोग्राम थे जिससे आवाम को सहूलत दी जा सकती थी, उन्होंने कहा नहीं जी सहूलतें मौजूद हैं, हमने तो इसको पाकिस्तान नहीं अमेरिका और लंदन से तजवीज़ देते थे। आज आप देख लें कि उस अमेरिका और लंदन से तजवीज़ देने वाली जमात की निगरानी में कितनी आग लग चुकी है, कितने लोग गिर चुके हैं। और अस्पतालों का, सरकारी हॉस्पिटल का ऐसा लग रहा है कि सरकारी अस्पताल में सिर्फ, या सरकारी जितने भी इदारे हैं वहाँ पे लोग सिर्फ रिश्वत लेने के लिए बैठे हुए हैं या करप्शन करने के लिए बैठे हैं, और उनकी तनख्वाहें जो अवामी सहूलियात के लिए तनख्वाहें दी जाती हैं उसका बिल्कुल फुकदान है। जावेद भाई एक सवाल और आया है कि हमें बोला गया कि आपके बच्चों की लाशें मिल गई हैं, लेकिन हम तो वो बॉक्स जो होता है जिसमें मैयत डालते हैं, कफन बॉक्स कहते हैं ना उसको, कफन बॉक्स लेकर बैठे हैं, हमें मैयतों का अभी तक नहीं पता। खुदारा हमारी मैयतें कब मिलेंगी? मेरी जावेद भाई से, मेरी डॉक्टर शबीर से, डॉक्टर तारिक से गुजारिश है, मैं एक माँ हूं और मेरे तीनों बेटे चले गए। देखें ये बहुत ही दर्दनाक जी बिल्कुल। देखें इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन आप देखेंगे वो जो आग लगी रही, क्योंकि हमारा भी कैंप वहाँ पे लगा था, हमारे भी लोग वहाँ पे थे, और पहले दिन से लेके पूरा हफ्ता वहाँ पे रहे। देखें जब इस तरह की आग लगती है तो आप पार्टी भूल जाते हैं। 24 घंटे वो आग कंटिन्यू के, हमारे जब वहाँ से वहाँ जाते थे 24 घंटे बाद भी हम गए, आप भी ने भी देखा होगा, आप भी क्योंकि मीडिया थे कि 24 घंटे तक। अब आप अंदाजा करें कि वहाँ क्या हल हुआ होगा, क्या मिलेगा आपको 24 घंटे जहाँ पे आग लगी हो, फायर ब्रिगेड कंट्रोल नहीं कर पाई, और फिर अब दुकानदारों के जो बयान आ रहे हैं उससे आप अंदाजा देखें। मुजरिमों को पकड़ना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि हुकूमत वक्त अवाम के साथ मुखलिस हो, मुजरिमों के साथ नहीं हो। लेकिन हमारे बदकिस्मती ये कि सिंध में कराची का जो हाल हुआ है वो आज का नहीं है। यहाँ पे जिस तरह के तजवुज़ात, करप्शन, उसके लिए लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, बिजनेस कम्युनिटी बोलती रही, लेकिन सिर्फ तसल्ली और तशफ़ी के अलावा अमलन कोई इक़दाम नहीं हुआ, और अभी भी वही हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक मुखलिस क़यादत लानी पड़ेगी। अब जिस तरह मैं अब थोड़ा सा वो करता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि 8 फरवरी 2024 को जो अवामी मैंडेट था, देखें अवाम जिसको वोट देती है फिर अवाम किसी की शिकवा शिकायत नहीं कर सकती, लेकिन जिसको वोट नहीं देती, जिसको दूसरे लोग लेके आते हैं, तो फिर ये जिम्मेदार भी वही लोग हैं जो इनको लेके आए थे। अगर अवामी राय को अहमियत दी जाए तो मेरा ख्याल है मुल्क में तब्दीली के चांस हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अवाम की राय को हक दे, क्योंकि अगर मैं आपकी बात मानता हूं
तो कल आप उस जो भी नुकसान होगा फिर आप मुझे नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपके मशवरे से किया, लेकिन जब मैं अपनी मनमानी करूंगा तो फिर आप जिम्मेदार नहीं है, फिर मैं जिम्मेदार हूं। तो इसी तरह 8 फरवरी 2024 का रिजल्ट चेंज करने वाले इन अब तक के तमाम सानेहात और जितने अब आपने देखा कि अभी IMF ने एक रिपोर्ट दी है 5,300 अरब के करप्शन की। अगर ये करप्शन के बजाय मुल्क और कौम के ऊपर ये पैसा खर्च हो तो तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम और जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो सही हो सकती हैं, लेकिन ये पैसा जब करप्शन करके आप बाहर लेके जाते हैं तो फिर आवाम को इस करप्शन की सज़ा भुगतनी पड़ती है, जो ये गुल प्लाजा और इस तरह के हादसात होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शबीर, आपकी तरफ एक मैसेज आया है कि अभी तक DNA का प्रोसेस नहीं चल रहा। मुझे प्लीज ये बताइए कि मेरे मामू के बेटे का इंतकाल हुआ है, इसमें इंतकाल हुआ है या वो गायब है, क्या है मुझे नहीं पता, हम कैसे लवाकिन तक पहुंचे? देखें इसके काफी लिए लोग तो वैसे evacuate किया नहीं तो वो कहाँ गए? देखें एक्चुअली अभी तक तो सही तादाद का भी नहीं पता चल रहा कि अंदर कितने लोग जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। सही तादाद का पता नहीं चल ये रहा। तो मेरा ख्याल है 80-85 के जो लवाकिन जिनके अभी नहीं मिले। ये उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी ने मुझे कहा है कि अब्बा यहाँ पे तो 150-200 लोग हैं। बेटे ने कहा 150-200 लोग हैं, मैं बस बैग खरीद के वापस आ रहा हूँ। बच्चे की फ्लाइट थी, उसने दुबई जाना था काम के सिलसिले में। देखिए इसके लिए तो जो है जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हैं या जो इस टाइम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में जो इन्वॉल्व हैं, इन सब को जो है वहाँ पर सही मैंने से तहकीक करनी चाहिए। अच्छा, अब एक बड़ी अहम बात आ रही है, वो ये है कि जावेद भाई ने इस सानिए को भी आज भी वो सियासत की नज़र करने की कोशिश की है, वही जो इंतखाबात थे उन पर ले आए और फिर इदारों को मुअर्रद इल्ज़ाम इसमें भी ठहराने की कोशिश की है। मैं इनकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा थोड़ा सा। देखें हम इस पहले तो बात है इख्तिलाफ राय का हक दिया जाए तो शायद ये हमारी जो सियासत है सही हो जाए। अच्छा, क्योंकि हमारी इख्तिलाफ तो भाई मुझे बात पूरी करने देते कि आप बात करते हैं तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस टाइम गुल प्लाजा की आग और वहाँ के नुकसानात के ऊपर बात कर रहे थे। इदारों को तनकीद का निशाना बनाना या दीगर वो मामलात एक देखिए, ये सिंध हुकूमत जब थी, ये PTI वफाक में थी तो सिंध हुकूमत उस टाइम भी हिस्से में थी। अच्छा, उस टाइम MQM भी थी। MQM तो वाहिद वो पार्टी है कराची की कि जो हर बार जो है ना वो कुर्सी का मजा उन्होंने चखना ही है। कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब की आ जाए या कोई और पार्टी आ जाए, तो वो उन्होंने उनका इत्तेहादी बनना ही बनना है। उनको तो एक वो हो जाता है जैसे एडिक हो जाता है आदमी कुर्सी की, उनको तो वो लत लग गई है कि कुर्सी पे बैठना है और आवाम को सब्ज बाग दिखाने हैं, सारे मामलात करने हैं, लेकिन काम नहीं करना। अच्छा, उनको तो आप किसी खाते में रखें ही नहीं। अब आ जाते हैं सिर्फ खाली नारे में हैं, जबकि पीपल्स पार्टी यहाँ बैठी है। शुरू से पीपल्स पार्टी ने सिंध को क्या दिया, 18 साल होने को आ गए, 17 साल तो गुजर गए। अब आ जाते हैं हम PTI की तरफ। तीसरी हुकूमत KP के अंदर है PTI की, तीसरी। तो ऐसा जावेद साहब मुझे बता दें कि ऐसा कौन सा काम हुआ है KP के अंदर, या तो वहां दहशतगर्दी खत्म हो गई हो या वहां हेल्थ के हिसाब से कोई बहुत अच्छा यूनिक सिस्टम इंक्रीज हो गया हो या बन गया हो, या उसमें कुछ एजुकेशन के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, रोडों के हिसाब से, या वहाँ की आवाम जो बेरोजगार थी उनको रोजगार मिल गया हो कि कराची की, पंजाब की, दीगर सूबों के लोग जो है ना KP के अंदर जा रहे हैं, वहां पर वो जो है जाके वहां रोजगार उनको मिल रहा है और वो पुरसकून है। KP की आवाम तो बेचारी धक्के खाती हुई कराची में और दीगर सूबों में, आप पंजाब में जाके देखें, आप जाके इस्लामाबाद में देखें, KP की आवाम वहां आ रही है अपने रोजगार के लिए। तो जब वहां पर PTI अपनी वहां की आवाम को फैसिलिटीज नहीं कर सकती तो पूरे मुल्क की बात और कीचड़ उछालना सिक्योरिटी इदारों के ऊपर मेरा ख्याल है नाइंसाफी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बंदा खुद को देखे। ठीक है, कोरोना के दिन आ गए या उसके बाद खान साहब कहते थे मैं तो कभी जाके कहीं से वो नहीं लूंगा, जो है कर्जा नहीं लूंगा, और सबसे ज्यादा कर्जा जो है वो तो PTI की हुकूमत में आया है। फिर पूरे मुल्क के अंदर कोई एक रोड मुझे बता दें कि जी PTI के दौर में ये सड़क बनी है, ये कॉलेज बना है, ये यूनिवर्सिटी बनी है, ये हॉस्पिटल बना है, या ये गटर लैंड न्यू बिछी है, मुझे उस दौर में बता दें भाई कोई चीज। तो देखें, अब हम सियासत की नजर ये बातें ना करें। यहाँ पर जितनी सियासी जमातें हैं
तो ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ये बारी बारी लेने वाले लोग हैं, आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आवाम की सोच के साथ, आवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। और आवाम को भी अभी कुछ समझ आ जानी चाहिए, बल्कि आ चुकी है कि लाशें उठा उठा के हम थक गए हैं। और ये क्या होता है, जो इदारे हमारे लिए रोज जवानों की कुर्बानियां दे रहे हैं वो हम में से ही है ना, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का रिश्तेदार। ये कोई इसराइल की आर्मी है पाकिस्तान में, कोई इंडिया की आर्मी है पाकिस्तान में, भाई हमारी अपनी आर्मी है, हमारे अपने जवान हैं, रोज वहां शहीद हो रहे हैं। और वो जो हमारी माएं बहनें बेटियां हमारे घरों की इज्जतों और हिफाजत के लिए जो लोग जाने कुर्बान कर रहे हैं, एक बंदा उठता है सियासतदान और वो उठ के जो जिसका सब कुछ बाहर है वो ये ले वो ले भाग जाता है यहां से, सब कुछ बोरी बिस्सा गोल करके कुर्सी पर बैठा होता है, कुर्सी के साथ चिमट के बैठा होता है, तो इदारे जिंदाबाद होते हैं। एक साइड पे हो जाते हैं तो इदारों को गालियां देना शुरू कर लेते हैं। क्यों देता है? तो मुझे तकलीफ होती है इससे, मुझे इसलिए बीएंगे मुस्लिम बीएंगे पाकिस्तानी, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरी इज्जत, मेरी जान सब महफूज है तो मेरे इन इदारों के जवानों की वजह से है, जिनमें पुलिस है, जिसमें रेंजर है, जिसमें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जिसमें पाक आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। अभी हुआ है ना इंडिया के साथ, जब इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर तो तमाम इदारे वहां खड़े थे। क्या पीपल्स पार्टी जाके लड़ी है वहां? नून लीग लड़ी है वहां जाके पीटीआई लड़ी है, या कोई और बंदा जाके लड़ा है? यहाँ बैठ के ड्राइंग रूम में और बैठ के टेलीविजन पे और बैठ के मोबाइल उठा के और उस पे इदारों को गाली देना कौन सी इंसानियत है? पीटीआई वो हुकूमत रही है या जिस टाइम हुकूमत में थे तो उस टाइम जो ना इदारे बाप बने हुए थे, उस टाइम तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाप की हैसियत रखता था। आज चीफ वही चीफ है। एक बंदा जो चीफ बनता है, आपको पता है वो कितनी जंगें लड़के आता है, कितनी कुर्बानियां दे के आके बैठता है? क्या वो घर से उठ के आके बैठ जाता है? और एक और अभी आर्मी चीफ की अगर हम एयर मार्शल साहब की बात करें तो इंडिया थरथराता है हमारे ऊपर। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल हमला इसलिए नहीं करता कि चाहे इक्विपमेंट्स कम है, जज्बे बहुत है हमारे। अगर आज हमारी आर्मी कमजोर हो, आप यहाँ आपका हाल लिबनान वाला बन जाए, आपका हाल इराक वाला बन जाए, आपका हाल जो है वो ईरान के ऊपर अभी कैसे हमला हुआ, आपका वो हाल बन जाए, आप अपने घरों को नहीं महफूज रख सकते। कौन सी सियासी जमात का कारकुन है जो अपने घर का हिफाजत कर लेगा? अगर इदारे 5 मिनट के लिए बॉर्डर से आर्मी हट जाए, आपका नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा ही है। अगर 10 मिनट के लिए मुल्क के अंदर से पुलिस एक साइड पर हो जाए तो यहां पर जंगल का कानून बन जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि अगर डकैती कहीं हो रही होती है तो हम लोकल की बात कर लेते हैं। देखिए फोर्सेस को तो हम पहुंच ही नहीं सकते ना जिस तरीके की वो कुर्बानी देते हैं। हम अब होती है, देखिए हर बंदा सही नहीं होता, फोर्सेस में भी गलतियां होंगी, कोताहियां होंगी, उनको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप 5 उंगलियां बराबर नहीं है, आपके अंदर जो खामियां हैं उनको ठीक करें। क्योंकि जो भी उठता है आप पर उंगली उठाता है तो क्यों उठाता है? कुछ आपके अंदर भी कुछ खामियां होंगी, उनको आप ठीक करो ताकि कौम के अंदर जो नफरत का बीज बोने वाले सियासतदान है उनका मुंह बंद हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, तारिक से सवाल आया है तो तारिक ये बताइएगा कि जो स्किन फटने का प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज्यादा, मुझे भी है, ये बहुत ज्यादा स्किन रफ है और अजीब सी खुरदरापन है, तो मुझे बताइएगा कि उसको क्योर करने के लिए कोई क्रीम या कोई आप सोल्यूशन? देखिए ये उमूमन इस मौसम के अंदर ड्राई वेदर होता है, ड्राई वेदर में हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा होता है, इनटेक हम वाटर का नहीं कर रहे होते, तो वाटर लॉस की वजह से हमारी स्किन क्रैक्स आ जाते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर तो ये कि हम पानी बहुत ज़्यादा पिएं और कोई सी भी अच्छी सी पेट्रोलियम जेली सबसे बेस्ट है। आजकल तो बहुत थिन डेंसिटी की आ रही हैं, आप एक नॉर्मल होती थी, अगर कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, उसको मुझे नाम याद नहीं, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है इतनी इजीली, बहुत ज़्यादा थिन है। उसमें आपको एक लेयर मिल जाती है जिससे आपका वाटर लॉस कम होता है और वो हीलिंग होती है, उसमें प्रॉपर हीलिंग एजेंट शामिल होते हैं। क्योंकि अभी भी मेरी स्किन पे भी है, इस जगह पे चीज पे हाथ रखे ना तो ऐसा लग रहा है वो नहीं होता वो सैंड पेपर जिसे आप रेगमार कहते हैं, वो वाला फील आ रहा है, ड्राइनेस और हार्डनेस महसूस हो रही होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रेशन। पानी बहुत ज्यादा पिए, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, मेरे पास मिल जाएगी, बेफिक्र रहेगा बस। जबरदस्ती। डॉक्टर तारिक बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइनिंग किया। यहाँ पर ब्रेक की तरफ जाएंगे और आप अपने क्लिनिक जाइए और फिर अच्छी चीजें आपको बुलाते हैं तो हर पीर पे कुछ ना कुछ मिलता है हमें। तो अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश खुरम रखे। और आज वाकई में ठंड है, डॉक्टर तारिक ने भी कैप पहनी हुई है तो हमें कंफर्म हो गया कि कराची में ठंड का वेदर आ चुका है। हमें ज्वाइन करेंगे वहीद भाई। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तारिक। ब्रेक पर जाएंगे और आपने कहीं नहीं जाना, दिखते नहीं मुस्कुराती सुबावत जीशान अजहर और जी वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि मॉल थोड़ा सा हमारा वो सख्त हो गया या बहुत ज्यादा वो जी जावेद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर शब्बीर की बात का जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए डॉक्टर शब्बीर साहब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े निडर आदमी हैं। हाँ,
निडर तो होंगे, जाहिर सी बात है। डरते नहीं हैं। हाँ, डरना भी नहीं चाहिए। अब जाहिर इस एज में भी डरेंगे तो फिर बहादुर कब बनेंगे। ऐसे ही है। अच्छा देखें, डॉक्टर शब्बीर साहब ने भी, क्योंकि हमारी पार्टी के ऊपर एक कहा कि इदारों को बुरा भला कहते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई भी इदारा हो, कोई भी पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहा है, तो अगर हम बुरा भला कहेंगे भी तो भी आवाम हमारी बात नहीं सुनेगी। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस वक्त आवाम का जो हाल है वो क्या किसी पार्टी की है या इदारों की वजह से? अगर आप इदारों में जाते हैं, रिश्वत देते हैं, वहाँ धक्के खाते हैं, वहाँ आपका काम नहीं होता, वहाँ आपकी जायज़ जो चीज़ें जिसकी वजह जो तनख्वाहें उनको मिल रही हैं वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही, तो फिर आप इदारों की तारीफ़ नहीं करें। बल्कि क्रिमिनल जो वहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये अलग हो जाए, इनको सज़ा मिल जाए। देखें, जज़ा और सज़ा का अमल जब तक शुरू नहीं होता, जब तक आप देखें माफियाज जो है वो ताकतवर होती है। और आप दुनिया भर के जो ममालिक हैं जो तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है, कानून की अमलदारी है, आइन की अमलदारी है। वहाँ पे ये नहीं होता कि आइनी तरमीम सिर्फ मखसूस लोगों के लिए पास हो, अवाम के लिए नहीं हो। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ जावेद भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने बोलने की हिम्मत रखी। आप मुझे बताएं कि मार्का हक तो सबने भी देखा ना, कोई पुरानी बात नहीं है। अभी हमने इंडिया को एक अच्छी वाली धूल चटाई है, इसमें कोई शक नहीं है, और लोगों ने, पूरी आवाम ने इसको अप्रिशिएट किया। अच्छा मेरी सुने, जब एक आप IMO साइन करते हैं कि हम अपनी मर्जी से एयरफोर्स के जहाज उड़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल सेकंड लफ्जों में उसको देखिए, डेथ सर्टिफिकेट है ना, अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करें कि हम वापस नहीं आए, तो कोई इसका लेना देना नहीं है। तो वहां पर अगर आप रिपोर्ट्स को देखें, वीडियोस देखें, तो पेन नहीं मिल रहा था और लोग चीख पेन कहाँ है। उसके बाद वो नारा लगा, अल्लाह लब्बैक का नारा लगाते हुए प्लेन की तरफ वो बढ़े। बिल्कुल। उसी के बाद जब मामलात खराब हुए तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी को गालियां पड़ी हैं, अच्छी वाली, कि ये खुद तो सीट पे बैठता है, हमें मरवाता है। जबकि हमारे जवानों ने जो है वो आकर कहा कि आओ हिम्मत है तो हमसे लड़ो। डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं कि तब भी नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज की बुराई नहीं की। हालांकि अच्छी वाली ये बात है कि आए खुद मरवाए अपने बच्चे, आए खुद जो इनॉग्रेट उसी ने जो जिस पे वो अपना बनाया था, उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल उनका कुछ वो एक निशान होता है, वो मुझे नहीं पता, तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आई एम नॉट हिंदू। लेकिन उन्होंने जिस जहां तैयारे पे बनाया वो भी हमने गिरा दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद भी उन्होंने अपने जो कोर ऑफ द कंट्री है, यानी उनकी जो फौज है, उसको बुरा नहीं कहा। अपनी फौज को खुद बुरा कहना भी तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मसला पता है क्या, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो रेंजर्स में हो, चाहे वो पुलिस में हो, उनके जितने शोहदा हैं, जितने जवान हैं, मैं कहता हूँ उनकी, क्यों जाहिर सी बात है उन्होंने मुल्क की खातिर वो अगर वो कुर्बानी दी है, तो मुल्क और कौम के ऊपर वाजिब है कि वो जो उनकी फैमिली है वो उसको सपोर्ट करें और आखिरी तक उनके साथ खड़े रहें। उनके बच्चों की तालीम, सेहत और जो रोज़गार है उसके सहूलतें फराहम करें। ये तो हम भी कहते हैं, ये हम कोई, और ये पूरी कौम का मुतालबा है, हमारा नहीं है, ये मेरा जज्बा नहीं है, पूरी कौम का जज्बा है कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो मुख्तलिफ जगहों पे जो बैठे हुए हैं, जो माफियाज को सरपरस्ती कर रहे हैं, उनको भी तो आपने कंट्रोल करना है ना। तो उनको कौन कंट्रोल करेगा? जाहिर सी बात है उनको हुकूमत वक्त के, देखें जो हुकूमत होती है ये उसके काम होते हैं, हर शोबे के अलग अलग काम होते हैं। जाहिर सी बात है अगर डॉक्टर है और वो सरकारी डॉक्टर है, सरकारी तनख्वाह ले रहा है, तो उसका काम है कि मरीजों की देखभाल करे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करे। इसी तरह जो पुलिस में भर्ती हुआ है उसका काम है कि वो मुजरिमों की सरकोबी करे। और इसी तरह जो मुख्तलिफ और इदारे हैं वो सब अपनी अपनी पेशे की तनख्वाहें ले रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, आज जो मुल्क के हालात हैं और जो मुल्क में रोज़गार का फुकदान हो गया, लोग छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे चोरी डकैती देखें और स्ट्रीट करें, अब तो गली मोहल्ले तक महफूज नहीं है। तो जाहिर सी बात है, नहीं जिस दौर में भी हो, हमारे दौर में होगा तो हमें भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये तो अवामी राय, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो PTV का दौर नहीं कि सब अच्छा बताया जाए और रोड बनाई जाए, IMF से कर्जा लेके आधा खा लिया जाए और बोला जाए कि जी हमने हाईवे बना दिया। अब तो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। उसके लिए सबसे मेन जो चीज़ है कि आप कौमी पार्टी को प्रमोट करें। मतलब है कि ये जो लिसानी और मजहबी, जो मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, अब मियाँ साहब है, मियाँ साहब को अगर आप देखें, उनके टर्नओवर देखें, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, उनका फोकस पंजाब रहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का फोकस सिंध रहा है। इसी तरह आप देखें KPK का तो हुआ ना, नहीं तो काम नहीं होता। एक प्राइम मिनिस्टर पंजाब का नहीं होता, वो पूरे मुल्क का होता है। एक चीफ मिनिस्टर को आप कह सकते हैं, लेकिन तरमीम के बाद तो सूबे अलग-अलग देखें 18वीं तरमीम के बाद तो सिंध में और दबाई आ गई, क्योंकि इनको पावर और मिल गया। आप देखें ना,
ये तरामीम सिर्फ अपने मफादात के लिए होती है, अवामी मफाद के लिए होता है। 2007 में 18वीं तरमीम पास हुई थी, आज 2025 चल रही है, मुझे बताएं कितनी, 26 चल रही है, 25 खत्म हो गई, 26 शुरू हुई है, सही है। तो आप मुझे बताएं कितने इदारों में बेहतरी आई है 18वीं तरमीम के बाद। अभी जो 26वीं आइन और 27वीं आइन पास हुई है, इसने मुझे बताएं कौन से अवामी मफादात हैं। लेकिन एक बात तो जावेद भाई, कहने अगर का आप लोग मकसद दोबारा ये है, हुकूमत में आते हैं, सबसे पहले आप बड़े बड़े बम सब लेकर आते हैं, बम ऐसे वैसे अवाम को मारते हैं कि अवाम तो बस खड़ी होती है, और उसके बाद आने के बाद जब कारकर्दगी नहीं होती 3 महीने के बाद पुरानी हुकूमत तो ये नहीं, भाई पुरानी को खड्डे में डालें, आपने क्या किया? ये अगर आप 71 से मवाजना करें, मैं नहीं करता, 71 को छोड़ नहीं नहीं, आप तारीख देंगे ना, वो तो गुजर गया ना। मैं बचपन में था, मैं असल में मेरी थोड़ी सी बात सुन लेना कि अगर आप 71 से मवाजना करें तो भुट्टो साहब ने एक 73 का आइन दिया, उसमें तमाम पार्टियां मुतफ़क़ा तौर पे शामिल थीं और सबके मुशावरत से वो आइन पास हुआ था, सही है। अब 71 के बाद आता है 77 में वही लीडर जिसने आपको एटमी ताकत बनाया, आइनी बनाया, इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, इस्लाम का किला बनाने की कोशिश की, उसके साथ क्या हुआ, फिर डॉक्टर कदीर साहब के साथ क्या हुआ, फिर आप देखें आइन में तरमीम हुई 52B2, यानी प्राइम मिनिस्टर से इख्तियारात लेके सदर को दे दिए गए कि वो असम्बलियाँ तोड़ सकता है। उसमें उसके बाद आपने देखा हर 2.5 महीने, 2.5 साल, 3 साल के बाद असम्बलियाँ टूटती रही। तो ये किसकी मंशा पे? देखें, आप कौमी पार्टी की बुनियाद रखें, जैसे PTI है, इस वक्त देखें आप PTI पूरे पाकिस्तान से वोट लेती है, कोई सिंधी, पठान, पंजाबी, महाजिर नहीं। तो ये चीज़ ख़त्म करेंगे, अवाम को एक प्लेटफार्म पे लेके आएंगे और मुल्क को तरक्की देने के तहैया कर लेंगे, तो फिर इन माफियाज का खात्मा हो सकता है। आज आप कराची, आप देखें कराची जो है वो दुबई बन सकता था, इसमें दुबई बनने की पूरी सलाहियत थी, लेकिन क्यों नहीं बना? जब यहाँ पे आए दिन कत्लो गारतगरी होगी, बसें जलेंगी, तो क्यों नहीं आप अब तक खत्म कर चुके? ये सारा साल से ये जो चल रहा है करने का मुझे बोला गया, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से कहूंगा डॉक्टर शब्बीर की पार्टी के लिए मैं कहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया। आपकी पार्टी ने आकर PDQM की अगर मैं बात करूं, PTI की, आपने ये नहीं कहा कि हमें वोट देते तो आग नहीं लगती, जो नहीं, बहुत अच्छी चीज है। देखिए अवाम पे छोड़ दें। देखिए मैं जिशान भाई आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, देखिए फैसला जो है अच्छी कारकर्दगी और बुरी कारकर्दगी के इलेक्शन में होता है। और देखिए मैं अगर किसी से मुतासिर हूं तो मैं उसको वोट दूंगा, लेकिन अगर किसी से परेशान हूं तो मैं उसे वोट नहीं दूंगा। तो वो आवाम के ऊपर छोड़ दें। आपने 71 से लेके अब तक अपनी मनमानियां कर ली। आज जो हुकूमत, आज जो मुल्क का हाल है, कौम का हाल है, उसके बाद तौबा कर लें। कहा जा रहा है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती से बावेद ज़ीशान है सर।